हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर विन पर। बी एजुकेटेड बी एम्पावर्ड। मैं हूं आपका दोस्त अंकित शाह परमार और मैं आपके लिए लाया हूं रोज की ही तरह ईवीएस डेली डोज क्लास, जहां पर हम डिस्कस करेंगे ईवीएस के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हां, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए बढ़ जाते हैं आगे। आज की क्लास होने वाली है बहुत शानदार। लास्ट में कुछ आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि इस बार एग्जाम्स में आने के 90% चांसेस हैं, इसलिए क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप मुझे अनअकैडमी पर भी दोस्तों फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ईवीएस सुपर टेट के लिए सोशल स्टडीज़ या फिर करंट अफेयर्स की क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी की सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप मुझे वहाँ पर जाके फॉलो कीजिए अनअकैडमी पर। मेरे प्रोफाइल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अनलॉक कोड है अंकित 2021। इस कोड को यूज़ करके आप फ्री क्लासेस में एंटर कर सकते हैं और फ्री में ही अनअकैडमी पर क्लासेस ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस होती हैं, तो आप लोग फ्री क्लासेस ले सकते हैं, लेकिन फ्री के साथ साथ पेड क्लासेस भी होती है, यानी जिसको हम लोग प्लस क्लासेस के नाम से जानते हैं। अब बात आती है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फ्री एंड प्लस क्लासेस। तो फ्री क्लासेस में क्या होता है दोस्तों, फ्री क्लासेस में सब कुछ लिमिटेड होता है। सिलेबस हो गया आपका, प्रैक्टिस टेस्ट हो गए, पीडीएफ नोट्स हो गए, डाउट क्लियरिंग सेशंस हो गए, ये सब कुछ लिमिटेड होता है। वहीं प्लस में अगर आप चले जाएं तो प्लस में सारी ही चीज़ जो है कंप्लीट हो जाती है। आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू, प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ नोट और रेगुलर डाउट क्लियरिंग भी जो है आपकी अनलिमिटेड हो जाती है। इसलिए कहीं ना कहीं प्लस जो है आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड बना देता है, जिससे कि आप पहले ही प्रयास में अपनी परीक्षा में सफल हो सकते हैं। ये यहाँ पर कुछ प्लस के फीचर्स दिए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला तो लर्न फ्रॉम योर फेवरेट एजुकेटर्स, यानी कि आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है एक ही सब्जेक्ट के कई सारे एजुकेटर्स आपको अनअकैडमी में मिलते हैं, तो जो भी एजुकेटर ऐसा है जिसकी पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आता है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल यूपी टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यूपी टेट का बैच अलग से क्रिएट कर दिया जाएगा। एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो एमपी टेट का बैच अलग से क्रिएट हो जाएगा। सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर उसका बैच अलग से क्रिएट हो जाएगा। तो कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन होगी आपकी बैच वाइज। इसके साथ साथ रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे और पूरा आपका सिलेबस भी कवर किया जाएगा। फ्री टेस्ट सीरीज होंगी रेगुलरली और हर हफ्ते मॉक टेस्ट भी होगा। जी हाँ दोस्तों, हर हफ्ते मॉक टेस्ट भी होगा। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं सोचते हैं अनअकैडमी पर बहुत ज़्यादा फीस है, मैं कैसे अफोर्ड करूंगा, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी है। अनअकैडमी ने 80% प्राइस ड्रॉप अनाउंस किया है, यानी 80% तक दाम कम कर दिए हैं। सी टेट, यूपी टेट एंड स्टेट टेट के आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे पुराने प्राइसेस रेड बॉक्स में और नए प्राइसेस येलो बॉक्स में। तो देख लीजिए, तो दोनों ही प्राइसेस में बहुत ज़्यादा अंतर है। पुराने प्राइसेस जो थे वो 6 महीने के, आप देख सकते हैं 6 महीने की प्राइस का क्या था हाल। पुराना प्राइस जो था वो 6 महीने का था आपका 3600 रुपये, और अब नया क्या है, नया है 699। पुराना प्राइस 1 साल का था 4599, जो हो गया है 899 का। अब इस प्राइस पॉइंट पर भी अगर आप नीचे दिया हुआ मेरा कोड यूज़ करेंगे, ये देखिए यहाँ पर नीचे यहाँ पर एक कोड दिया हुआ है अंकित 2021, इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि ये 700 रुपये में भी 10% का डिस्काउंट और 899 में भी 10% का डिस्काउंट, तो बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया। तो अगर आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है उसके लिए भी लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन ओपन करके देखिए, आपको सारी लिंक्स वहाँ पर मिल जाएंगी। ये कुछ प्लान्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि तैयारी कर रहे हैं DSSB, सुपर टेट, KVS, NPS और AVS की। तो ये प्लान्स हैं दोस्तों, देख लीजिए। 3 महीने का 2250, 6 महीने का 3600, 512 महीने का और 24 महीने का 5400। इस पर भी आपको 10% का मिल जाएगा डिस्काउंट अगर आप कोड यूज़ करेंगे अंकित 2021। ठीक है, ये एक शिखर बैच स्टार्ट होना है रीट वालों के लिए। तो जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ राजस्थान रीट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं बता दूं लेवल 1 और लेवल 2 के लिए ये 80% डिस्काउंट प्राइस पर ये बैच स्टार्ट होना है। 26 जून से स्टार्ट होना है, तो ये कल से स्टार्ट हो गया है। अगर आज भी आप लोग चाहते हैं ज्वाइन करना तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा कोड है अंकित 2021। केवल सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस कोड का इस्तेमाल किस किस चीज़ों के लिए कर सकते हैं। अनलॉक फ्री लाइव क्लासेस,
टेस्ट एंड क्विजेस, यानी लाइव क्लासेस का मतलब होता है जो फ्री लाइव क्लासेस होती है उनको अनलॉक कर सकते हैं इस कोड के जरिए। और आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस पर भी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा बाय यूजिंग अंकित 2021 कोड। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो सेशन है हमारा वो सेकंड पार्ट है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम का। आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी पढ़ ही चुके थे, तो ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट इसका करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या आपकी टेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हर एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको नोट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये PDF चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और वहाँ पर जाके ये PDF भी आप ले सकते हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी कर सकें, रिवाइज कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है आपकी स्क्रीन पर। तो भैया सभी लोग तैयार हैं ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे 86। क्वेश्चन नंबर 86 पढ़ेंगे। 1 सेकेंड, पेन का कलर चेंज करूँ, ब्लैक कलर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जी हाँ, परितंत्र की घटती उत्पादकता यानी डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम के क्रम में उनका कौन सा अनुक्रम सही है? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया ध्यान से। देखो 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए मैनग्रोव, महासागर, घास स्थल और झील। ऑप्शन बी है महासागर, झील, घास स्थल और मैंग्रोव। मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर और महासागर, मैंग्रोव, झील, घास स्थल। बताइए राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ना तो ए होगा ना ही बी। यहाँ पर कहा गया है डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम के क्रम में डिक्रीज होते हुए जो है आपको लगाना है। तो बताओ भैया क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैनग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आई होप समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट ऑप्शन घटती हुई क्रम में लगाना था। तो सबसे कम जो है मैनग्रोव में होता है, फिर घास स्थल में, फिर झील में, फिर महासागर। सॉरी बेटा, घटते हुए में लगाना है, ये मैंने बढ़ते हुए में लगा दिया। तो घटते हुए में लगाएंगे तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महासागर, मैनग्रोव, झील एंड घास स्थल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपेंथेसिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को खा जाता है अपने अंदर फंसा के। ये एक मांसाहारी पौधा है। मांसाहारी पौधे के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा, पहले कहानियाँ जरूर पढ़ी होंगी कि राजा जंगल में गया, वहाँ उसे एक मांसाहारी वृक्ष मिला, उसने उस राजा को खा लिया। तो ऐसे, लेकिन इतने बड़े मांसाहारी वृक्ष अब नहीं है। जो वृक्ष हैं वो मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को खाते हैं। अब बताइए जो नेपेंथेसिस जो ये मांसाहारी पौधा है, ये हमारे भारत देश में किस राज्य में पाया जाता है? असम में, मेघालय में, उड़ीसा में या अरुणाचल प्रदेश में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो सभी लोग कमेंट में बिल्कुल राइट ऑप्शन बताएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा। तो जी हाँ, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेघालय। ठीक है, क्या होगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 आ गया है। भौगोलिक क्षेत्रों में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, आप लोगों को सभी को पता होगा। मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वहाँ पर किस तरह का वनस्पति मौजूद है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन मौजूद है, या उष्णकटिबंधीय अल्प आर्द्र वन मौजूद है, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन मौजूद है, या डी ऑप्शन कह रहा है उष्णकटिबंधीय नम वन मौजूद है? गैस कीजिए आप लोग क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। जल्दी से गैस कर लीजिए, जल्दी से। वैसे आप लोग सही गैस कर रहे हो। ओके, वेरी नाइस, सभी लोगों ने बिल्कुल सही कमेंट में दिया है। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी उष्णकटिबंधीय अल्प आर्द्र वन। ठीक है, अल्प आर्द्र वन राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 88 का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर 10 डिग्री नॉर्थ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, ये इसको काट देते हैं। यहाँ पर है 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। उष्णकटिबंधीय सदापर्णी
वर्षा वन जीवों, वनस्पति एवं प्राणियों की वृद्धि के लिए अनुकूल पर्यावरणीय अवस्थाएं प्रदान करता है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताओ भाई, ये कौन सा कथन सही है? 4 कथन है, चारों कथन अच्छे से पढ़ लीजिए। कथन ए, कथन बी, कथन सी या कथन डी? बताइए 89 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे से। ऑप्शन ए कह रहा है जीवों का मेगा थर्मल बायोम भी कहते हैं। इसे वर्ष भर वर्षा होती है एवं उच्च तापमान बना रहता है। सदावर्णी वर्षावन जीवों 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के अक्षांश के बीच ही फैला हुआ है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, इस जीवों का अधिकतम विकास मध्य एवं दक्षिणी कैलिफोर्निया तथा अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में हुआ है। तो बताइए राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं, राइट ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी इस जीवों का अधिकतम विकास मध्य एवं दक्षिणी कैलिफोर्निया तथा अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में हुआ है। दिस इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन नंबर, और सभी लोगों का राइट आंसर चाहिए इस क्वेश्चन में मुझे। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा परिस्थिति तंत्र, कौन सा इकोसिस्टम ऐसा है जो पृथ्वी के सबसे बड़े क्षेत्र पर फैला है? सबसे बड़े क्षेत्र पर फैलने वाला कौन सा इकोसिस्टम है? क्या वो घास के मैदान है? ऑप्शन ए। क्या वो मरुस्थल है? ऑप्शन बी। या वो पर्वतीय है या वो सामुद्रिक हैं? आप सभी को पता होगा कि हमारे पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सा इकोसिस्टम फैला हुआ है। तो जल्दी जल्दी से आंसर को कमेंट बॉक्स में देंगे। ए घास के मैदान, बी मरुस्थलीय, सी पर्वतीय या डी समुद्रिक? तो राइट ऑप्शन दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समुद्रिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया है 91। सबसे स्थायी परिस्थिति तंत्र, सबसे स्थायी परिस्थिति तंत्र कौन से होते हैं? घास के मैदान, वन, रेगिस्तान या समुद्री? बताइए राइट ऑप्शन 91 का करेंगे। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल राइट ऑप्शन दे देंगे सभी मेरे दोस्त कि सबसे स्थायी परिस्थिति तंत्र इन 4 में से कौन है? घास का मैदान, वन, रेगिस्तान या समुद्री? तो फिर से एक बार ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समुद्री। क्या होगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी समुद्री जो है हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये सारे ही क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं, इसलिए सारे ही क्वेश्चंस लर्न करने ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 आ गया, चलिए पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिस्थिति तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल फैला हुआ है? रिपीटेड क्वेश्चन है तो जल्दी से आंसर दे देंगे। 4 ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास हैं। वैसे ही घास का मैदान, मरुस्थल, पर्वतीय, समुद्रिक? तो राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समुद्रिक। सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर फैलने वाला परिस्थिति तंत्र समुद्रिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? बताइए निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ पर सही सुमेलित है, ठीक है, कौन सा सही है? 4 दिए हैं यहाँ पर जोड़े आपको। अजैविक, अवैध, जीवाणु। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जी जीवाणु होते हैं वो अजैविक होते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि पर्वत जो है सबसे स्थायी परिस्थिति तंत्र होता है। हरे पौधे एक परिस्थिति तंत्र होते हैं। वर्षा की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। अब आप बताओ इन चारों में सही कौन सा है? तो भाई ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जीवाणु जो है वो अजैविक ना कि जैविक होते हैं। दूसरा ऑप्शन यानी पर्वत स्थायी परिस्थिति तंत्र है, नहीं। सबसे स्थायी परिस्थिति तंत्र कौन सा है? समुद्र। और वर्षा की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी गैसों के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा हरे पौधे परिस्थिति तंत्र। केवल ये एक वाला स्टेटमेंट सही है, बाकी के ये सारे स्टेटमेंट जो हैं गलत हैं। एक ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 94। राइट ऑप्शन बता देना क्या हो जाएगा। पढ़ेंगे पहले सारा, सभी लोग पढ़ेंगे। कथन दिया है और कारण दिया है। एक बायोम एक परिस्थिति तंत्र होता है, ठीक है भाई। यदि एक प्रदेश के जैव और अजैव दोनों तत्व सम्मिलित किए जाते हैं तभी बायोस्फीयर बनता है, ठीक है। ये भी सही है बिल्कुल। अब पढ़ते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक। बी ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन सी कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। इस
इस तरह से जो राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा, आप लोगों ने अभी तक गैस तो कर ही लिया होगा, जो राइट ऑप्शन हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ए एंड आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी है। जी हाँ, आर जो है वो एक ही सही व्याख्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आ जाते हैं 95 क्वेश्चन पर। 95 क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो इजी क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। लेकिन आपसे उससे पहले गुजारिश करूंगा कि क्लास को शेयर करते रहें, क्लास को शेयर करते हैं, जिससे कि ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स के पास पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें, और हम लोग भी जो है मोटिवेटेड हों आप लोगों के लिए रेगुलर ऐसी अच्छी क्लासेस लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किस कार्य से परिस्थिति संतुलन बिगड़ता है? बताओ भैया, कौन सा काम ऐसा है जिससे परिस्थिति संतुलन बिगड़ जाएगा? पता है आपको? नहीं पता ना? पता होगा, सभी को बताओ। सामाजिक वनी से संतुलन बिगड़ेगा, लकड़ी काटने से संतुलन बिगड़ेगा, एनवायरनमेंट का वन महोत्सव करने से संकट बिगड़ेगा, या फिर वन रोपण से संतुलन बिगड़ेगा? बताइए राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा। तो हम सभी को पता है कि लकड़ी काटना या पेड़ों को काटना जो है हमारे एनवायरनमेंट के लिए ख़राब होता है, और इससे हमारे एनवायरनमेंट का संतुलन बिगड़ जाता है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी लकड़ी का काटना। लकड़ी का काटना इज़ द राइट आंसर। इसकी वजह से ही परिस्थिति संतुलन बिगड़ता है, बाकी तो सब ठीक ही है। सामाजिक वन की तो अच्छी चीज़ है, वन महोत्सव में तो पेड़ लगाए जाते हैं, और वन रोपण में भी पेड़ों को लगाया ही जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, बी। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 96 आ गया है। आहा, ये क्वेश्चन आएगा जबरदस्त, हाई लेवल का क्वेश्चन है, हाई वोल्टेज क्वेश्चन कहते हैं इसको। चलिए देखते हैं कितने लोग सही सॉल्व कर पाते हैं। निम्न में से कौन प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है प्रवाल रोगों का फैलना, प्रवाल सेलों का खनन, सागरीय जल में अपसादों का जमाव, या वैश्विक ऊष्मन? बताइए राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा। 96 का राइट ऑप्शन बताएंगे। प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? प्रवाल रोगों का फैलना, प्रवाल शहरों का खनन, सागरीय जल में अपसादों का जमाव, या वैश्विक ऊष्मन? तो जी हाँ, राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वैश्विक ऊष्मन, ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर? 96 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ना तो ए, ना ही बी, ना ही सी, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वैश्विक ऊष्मन। क्वेश्चन नंबर 97 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिस्थिति तंत्र जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? बताइए कौन सा एक परिस्थिति तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? मध्य व्यवधान, परिस्थिति तंत्र की उत्पादकता, परिस्थिति तंत्र की आयु, या पोषण स्तरों की कम संख्या? क्वेश्चन नंबर 97 का राइट ऑप्शन बताएंगे। जबरदस्त, सुपर डुपर क्वेश्चन, सुपर डुपर क्वेश्चन है भाई। बता दो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, बी, सी या फिर डी? तो 97 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोषण स्तरों की कमी। क्या होगा? जी हाँ, पोषण स्तरों की कमी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। पोषण स्तर की कमी कहीं से भी जैव विविधता के लिए उत्तरदायी नहीं होती है, लेकिन मध्य व्यवधान, परिस्थिति तंत्र की उत्पादकता, परिस्थितिकी तंत्र की आयु, ये तीनों ही जो है जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी हैं, जबकि लास्ट ऑप्शन डी ये नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 98 पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व का, जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा परिस्थिति तंत्र कौन सा है? आप सभी को पता होगा, राइट आंसर दे देंगे। सबसे बड़ा परिस्थिति तंत्र क्या है? नदी है, समुद्र है, जंगल है, या घास के मैदान है? बताइए राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा। नदी, समुद्र, जंगल, या फिर घास के मैदान? विश्व का सबसे बड़ा परिस्थिति तंत्र तो ना तो नदी है, ना ही जंगल है, जंगल भी नहीं है भाई, हाँ, और घास के मैदान तो है ही नहीं। सबसे बड़ा परिस्थिति तंत्र जो है वो है समुद्र, या फिर महासागर कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये सबसे बड़ा परिस्थिति। तो आपको पता है 3/4 पृथ्वी के भाग पर समुद्र ही फैले हुए हैं।
71% पृथ्वी को समुद्र घेरे हुए हैं, तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र भी तो समुद्र ही होंगे। राइट ऑप्शन 98 का हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 99 पर। सर्वाधिक स्थायी परिस्थिति तंत्र इकोसिस्टम कौन सा है? सबसे स्थायी इकोसिस्टम कौन सा है? बार बार पढ़ते आ रहे हो इस क्वेश्चन को, इसलिए गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे, रट लेंगे एकदम, सारे ही दोस्त ये क्वेश्चंस को रट लेंगे। सारे ही दोस्त इस क्वेश्चन को रट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 का बताइए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पर्वत, मरुस्थल, महासागर या वन? तो जी हाँ, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, महासागर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महासागर जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। महासागर जो है 99 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो सबसे बड़ा स्थायी परिस्थिति तंत्र जो है महासागर होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होने वाला है। परिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह कथन, यह आंदोलन किस आंदोलन का नारा है? ये परिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया तो याद होना चाहिए ना। तो बताओ, परिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन, एपिका आंदोलन, चिपको आंदोलन, या उक्त में से किसी का नहीं? इस आंदोलन देखिए, जो आंसर है इस आंदोलन के बारे में आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, यूपी टेट और सी टेट की किताबों में आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये शायद क्वेश्चन आप लोगों ने ना पढ़ा हो। तो मैं बता दूं, इसी तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने वाले हैं भैया, तैयार रहना कमर कस के, सारे लास्ट तक देखना, एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, चिपको आंदोलन का ये नारा है, परिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, चिपको आंदोलन का नारा है। राइट ऑप्शन हो जाएगा 100 का, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? किस पर्यावरण में यानी कौन तरह के पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन सबसे कम होता है? प्रेरी, गहरे सागर, पतझड़ी वन या टैगा? तो बताइए 101 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे कम न्यूनतम उत्पादन कहाँ होगा? प्रेरी, गहरे सागर, पतझड़ी वन या टैगा? तो सबसे कम उत्पादन जो है गहरे सागर में होता है। क्यों होता है? क्योंकि सबसे कम यहाँ तक सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से यहाँ वनस्पति भी नहीं पनपते, और इसकी वजह से यहाँ पर सबसे न्यूनतम उत्पादन होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 102। निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान का ही नहीं, बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? ईवीएस के सुपर क्वेश्चन है भाई, ईवीएस के सुपर क्वेश्चन। कहीं और किसी और चमकते धमकते चैनल पर भी शायद है आपको ना मिले ये क्वेश्चन, क्योंकि चैनल्स का काम है आप लोगों को सरल हलवा परोसना, और उस हलवे की चाह में आप लोग को रोज चैनल पर बुलाना, ये होता है। लेकिन कोई भी कड़वी मिर्ची वाले सवाल जो है नहीं देंगे, क्योंकि अगर मिर्ची आपको दे देंगे तो आप दोबारा से जाएंगे नहीं। लेकिन मेरा काम है कि आपको मिर्ची वाले क्वेश्चन ही दूं, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद आप हमें कोसो नहीं, बल्कि ये कहो कि स्टडी फॉर विन पर जो क्वेश्चंस मिले थे वो वाकई में सुपर क्वेश्चंस थे, और उन क्वेश्चंस की मदद से ही मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया। बताइए राइट ऑप्शन 102 का क्या हो जाएगा? परिस्थिति, क्रमता, संक्रमिका, इकोटोन, आवास या आवास क्षेत्र? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान का ही नहीं, बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? तो राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आवास। 102 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, आवास। बिल्कुल रट डालना, लर्न कर लेना सारे क्वेश्चन, और मैं बता रहा हूं कि जिस दिन एग्जाम होगा तो उस दिन के बाद आके बताओगे कि सर सही कहा था आपने कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल फंसने वाले हैं, और फंस भी गए। तो बताइए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 103। दो यहां पर कथन दिए हुए हैं।
पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे हैं जिन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया है। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रायोजन है उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना। बताइए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों राइट ऑप्शन क्या होगा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल दो, एक और दो, दोनों, केवल एक या फिर कोई भी नहीं। बताइए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन दोस्तों मैं आपको बता दूं, राइट ऑप्शन हो जाएगा केवल एक, यानी केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। राइट ऑप्शन हो जाएगा 103 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नांकित में से कौन एक सर्वाधिक भंगूर का मतलब होता है फ्रेजाइल, यानी कि जब पर्यावरण का नुकसान होना शुरू होगा तो सबसे पहले यही खत्म होगा। कौन सा सर्वाधिक भंगूर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा, यानी ऐसा कौन सा परिस्थिति तंत्र है जो सबसे पहले प्रभावित होगा जब वैश्विक तापन बढ़ेगा, जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो सबसे पहला नुकसान किस परिस्थिति तंत्र का होगा। बताओ, अमेजोन वर्षा वन का होगा, आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर का होगा, टाइगा का होगा या भारतीय मानसून का होगा। आप लोगों को सभी को अंदाजा होगा कि क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। तो 1 सेकंड का 5 सेकंड का समय है, जल्दी से सोच लीजिए, फिर उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। जी हाँ, तो वैश्विक तापमान जब बढ़ेगा तो सबसे पहले ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघलेगी, यानी आर्कटिक और ग्रीनलैंड की हिम चादर पिघलेगी और वह परिस्थिति तंत्र सबसे पहले प्रभावित होगा, वहां पर रहने वाले जीव प्रभावित होंगे। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 पर आ जाते हैं। 105 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के प्रचुर की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये क्वेश्चन शायद ही किसी यूट्यूब चैनल पर आपको पढ़ाया जाए, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। झील का जो परिस्थिति तंत्र होता है उसमें अगर पोषक तत्व की मात्रा प्रचुरता में हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, एलिलोपैथी कहेंगे, BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहेंगे, बायोमैग्निफिकेशन कहेंगे या यूट्रोफिकेशन कहेंगे। बताइए राइट ऑप्शन दोस्तों 105 का क्या होगा। एलिलोपैथी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोमैग्निफिकेशन या यूट्रोफिकेशन। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे राइट ऑप्शन दोस्तों। तो राइट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन पहले ना पढ़ा हो तो प्लीज़ दोस्तों पेपर पेन लेकर नोट जरूर कर लेना, फिर बाद में मत कहना कि सर मैंने नोट नहीं कर पाया और यही क्वेश्चन जो है पेपर में आ गया। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूट्रोफिकेशन। झील परिस्थिति में जब पोषक तत्वों की प्रचुरता हो जाती है तो उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। 4 कथन है, 1 2 3 4 5 कथन है, 5 कथन है। इन पांचों कथन के बारे में अच्छे से पढ़िए 106 और उसके बाद इसका राइट आंसर कूट से चुनिए। ये कूट दिया हुआ है, इससे राइट आंसर तो ABDCDE केवल A और B या केवल BD। बताइए राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा। तो पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से और सभी स्टेटमेंट को। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। नहीं भाई, गहरी जुताई नहीं की जाती है, ऊपर से ही बीज छिड़के जाते हैं। तो सी वाला तो गलत हो गया। डी, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। बिल्कुल गलत है। केवल एक ही प्रकार की फसल एक खेत में उगाते हैं और केवल अपने परिवार की जरूरत के हिसाब से उगाई जाती है। तो डी स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ई ऑप्शन देखिए क्या है, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का भी उपयोग किया जाता है।
जी नहीं, कोई भी उर्वरक, कीटनाशक या आर्टिफिशियल तरीके से पानी लगाने की टेक्निक यूज़ नहीं की जाती है। नेचुरली तरीके से जो खेती में उगता है उसी को किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। केवल ए और बी को छोड़कर सारे गलत हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी। एक सौ सात, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो आप सभी ने पढ़ा होगा और आप सभी को इसका आंसर आता होगा, तो जल्दी समय वेस्ट ना करते हुए जल्दी से इसका आंसर दे देंगे। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का मतलब होता है तेज, ठीक है, किसके कान इतने तेज होते हैं। वैसे तो जो सास होती हैं उनके कान बहुत तेज होते हैं, बहुओं की सारी बातें आराम से सुन लेती हैं, लेकिन यहाँ पर सास की बात नहीं पूछी जा रही है, यहाँ पर किसी और की बात पूछी जा रही है। तो बताइए किसकी सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर की चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। बताओ कौन सा जानवर है इतनी तेज कानों वाला? गिद्ध, बाघ, रेशम का कीड़ा या कुत्ता? तो गिद्ध की तो भाई आंखें तेज होती हैं, है ना। कुत्ते की तो नोज तेज होती है। रेशम का कीड़ा मुझे नहीं पता, तो बाघ जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाघ की सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। बताइए राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 107 का। यानी सबसे भैया तेज कान किसके होते हैं? बाघ के होते हैं, और रात में शिकार करता है। इसलिए आप सोचो जंगल में जाओ और धीमे धीमे पैर रखो तो नहीं सुन पाएगा, तो सुन लेगा, वो घास पर किसी भी जानवर की चलने की ध्वनि सुन सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 देख लेते हैं। भारत में प्रकृति वनस्पति प्रकार इसमें से किसके परिवर्तन के साथ बदलता है? आप लोगों ने देखा होगा कि जो भारत है हमारा, भारत में कई तरह की वनस्पति पाई जाती है, कई तरह की वनस्पति पाई जाती है ना, कई तरह की वनस्पति पाई जाती है। तो आपको बताना है कि जो वनस्पति अलग अलग इलाकों में कई अलग अलग तरह की वनस्पति पाई जाती हैं। जैसे मरुस्थल चले जाएंगे वहाँ अलग तरह की, हिमालय पर चले जाएंगे वहाँ पर अलग तरह की वनस्पति, पश्चिमी घाट या पूर्वोत्तर राज्यों में चले जाएंगे वहाँ पर अन्य तरह की वनस्पति देखने को मिलेगी। तो इसके कारण क्या है, क्यों, किस वजह से जो है वनस्पतियाँ बदलती रहती हैं जगह के साथ? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? वर्षा की मात्रा, मृदा का प्रकार, वार्षिक मध्याक्रम या ऊंचाई। बताइए किसकी वजह से जो है वनस्पतियाँ बदलती हैं? ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन है, आप लोग गैस करके बताइए क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। 1, 2 तथा 4 सही हैं, 1 तथा 2 सही है, 2 तथा 3 तथा 4 सही हैं, 1, 3 तथा 4 सही है। बताइए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 108 का। तो दोस्तों थर्ड को अगर छोड़ दें हम लोग, वार्षिक माध्यात तापक्रम को, तो बाकी के तीनों जो बिल्कुल सही हैं, 1, 2 और 4। तो देखिए कहाँ पर है 1, 2 और 4, तो ऑप्शन नंबर ए है 1, 2 और 4, ठीक है। अब 1, 2 और 4 सही क्यों है? क्योंकि वर्षा की मात्रा, कहीं कुछ इलाके हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर बारिश हो रही है भारत में, तो कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर 30 सेंटीमीटर बारिश भी हो रही है। तो इसकी वजह से वनस्पति में अंतर आ जाता है। इसकी वजह से इसके बाद आ जाती मिट्टी, कहीं पर बहुत उपजाऊ मिट्टी है, कहीं पर कम उपजाऊ मिट्टी है, तो इसकी वजह से, और ऊंचाई की वजह से, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है हिमालय में, तो यहाँ पर वनस्पति का प्रकार बदलता जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बाकी के तीनों गलत है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 109 पर, पारिस्थितिकी पदछाप, इकोसिस्टम फुटप्रिंट, ठीक है, या फिर इकोलॉजी फुटप्रिंट। इकोलॉजी फुटप्रिंट के माप की इकाई क्या है? नैनोमीटर, भूमंडलीय हेक्टर, हॉपस, क्यूबिक फुट या क्यूबिक टन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त एकदम, तो नोट कर लेना बिल्कुल। 109 का बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? नैनोमीटर, भूमंडलीय हेक्टर, हॉपस, क्यूबिक फुट या क्यूबिक टन। तो दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 109 का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, भूमंडलीय हेक्टेयर जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। कभी भी पारिस्थितिकी पदचाप के बारे में पूछा जाए तो बता देना भूमंडलीय हेक्टर जो है इसके माप की इकाई होती है। मैंने कहा था ना एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, एक से बढ़कर एक, और यही क्वेश्चन में से अगर 4 भी आपके फंस गए एग्जाम में
तो बल्ले बल्ले हो गई भाई, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 110, कथन दिया है और कारण दिया है। भोजन जालों की विविधता वृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बढ़ावा देती है, वह पारिस्थितिकी तंत्र की समुत्थान शक्ति को बढ़ावा देती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। बताइए दोस्तों राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 110 का। तो आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं आपको राइट ऑप्शन बता देता हूँ दोस्तों। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए तथा आर दोनों ही सही हैं और आर जो है ए की बिल्कुल सही व्याख्या है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे दोस्तों। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो क्लास को शेयर जरूर करते रहना, शेयर और लाइक जरूर करते रहना, क्योंकि आप लोगों का शेयर और आप लोगों का लाइक ही हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है रेगुलरली अच्छे क्वेश्चंस और अच्छी जो है स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 111, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, ये सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? दलदल में होती है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में होती है, रीफ में, या वनस्थली और झाड़ी वाली भूमि में। बताइए राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 111 का क्या हो जाएगा। आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि सबसे ज़्यादा उत्पादकता कहाँ होती है। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है, लेकिन क्वेश्चन को घूमने के साथ हम लोगों को नहीं घूमना है। आप राइट ऑप्शन बताएं क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 111 का क्या होगा। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 111 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद आ जाते हैं आज का लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और यहीं से हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 112 है, देखिए बताइए क्या है। परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन आपको दिए गए हैं, कथन नंबर 1, कथन नंबर 2 और कथन नंबर 3। तीनों कथन को अच्छे से पढ़िए और सही आंसर दोस्तों दे दीजिए क्या हो जाएगा। कथन पहला कह रहा है खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। और ऑप्शन स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत ही पाई जाती है। और ऑप्शन 3 कह रहा है खाद्य श्रृंखला एक प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है। तो भैया दूसरा कथन और तीसरा कथन गलत है, केवल पहला कथन सही है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 1। तो ये हमारे 35 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों को सारे ही क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। क्वेश्चंस पसंद आए हों, सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि अपकमिंग क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे। कल फिर मिलते हैं शाम को 7 बजे एक नई लाइव क्लास के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।